हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 के प्रैक्टिस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहे हैं और लेकर आते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम डेट नहीं आ जाती है। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है किसी भी तरीके से कम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन कवर किए थे। जो कैंडिडेट अभी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो वो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जो भी इसका जवाब होगा उसको हम जो है हाईलाइट करते चलेंगे, ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली क्या इसका सही जवाब है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डैश petition in which a degree of restitution of conjugal right has been passed to apply to the court for a degree of divorce। यानी कि यहाँ पर डिवोर्स लेने के लिए जो है क्या पार्टी परमिट हो सकती है अगर वो एक दूसरे के कॉन्जुगल राइट जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक टर्म समझनी है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या होते हैं। यानी कि वो ऐसे राइट जब कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ शादी करके अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी करने के बाद उनकी आपस में कुछ ड्यूटीज बन जाती है, अगर वो ड्यूटी फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसे में वो डिवोर्स लेने के लिए हकदार हो जाते हैं। और ऐसे में कोई भी रेस्टिट्यूशन नहीं हुआ है पार्टी के बीच में, वो 1 साल के पीरियड के लिए या उससे ज्यादा के लिए, तो ऐसे में क्या पार्टी के पास राइट है डिवोर्स लेने का? इन ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? डज नॉट परमिट एनी पार्टी टू दैट, डज नॉट परमिट द पार्टी अगेंस्ट whom दैट द petition, does permit any party to that petition, does permit any person related to other party to that petition। तो कौन सा इसका सही जवाब है? इसका हमारा सही जवाब है थर्ड ऑप्शन, यानी कि डज परमिट एनी पार्टी, यानी कि कोई भी पार्टी परमिट हो सकती है डिवोर्स लेने के लिए अगर वो उनका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट नहीं हुआ है। कितने समय के लिए? 1 साल का पीरियड हो चुका है या उससे ज्यादा का भी समय बीत गया है। उन्होंने एज ए कपल अपनी जो ड्यूटी थी उन्हें फॉलो करने से मना कर दिया, वो कुछ भी हो सकती है। बात करें सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 206 आर, यानी कि चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो ऐसे में उस ऑफेंस की प्रवृत्ति कैसी होगी? क्या कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल? क्योंकि हमें पता है कि चाइल्ड मैरिज के बारे में, जो कि एक गंभीर अपराध है, तो ऐसे में ये जो है इसकी प्रवृत्ति जो है गंभीर नेचर की है और इसे हम कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में शामिल करते हैं। बात करें थर्ड क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज एड HOC आर्बिट्रेशन? It is a proceeding administered by the party themselves with rule created solemnly for the specific cases। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? पार्टी मेक इट्स ओवन अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इंक्लूडेड द लॉ एंड रूल्स, द सील ऑफ आर्बिट्रेशन, लैंग्वेज, द स्कोप एंड इशू टू बी रिजोल्व बाय इट। तो कौन सा इसका सही जवाब है? ये सभी ऑप्शन जो है शामिल होते हैं एड HOC आर्बिट्रेशन के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CPC डील विद द मेन से प्रॉफिट? मेन से प्रॉफिट किस सेक्शन में बताया गया है? तो इसे हमें बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 के अंदर। हाउ मेनी काइंड ऑफ प्रिजम्पशन आर देयर एज क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने प्रिजम्पशन जो है यहाँ पर क्लासिफाई की गई है? परमिसिव प्रिजम्पशन और या प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, कंपेलिंग प्रिजम्पशन और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इरिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और कंक्लूसिव प्रिजम्पशन, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी ही यहाँ पर प्रिजम्पशन जो है क्लासिफाई की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग किसे कहेंगे? क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग को।
बात करते हैं इन सभी में से मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर कौन से चीज के बारे में बात की गई है, यानी राइट ऑफ हियरिंग की बात की गई थी, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई थी, डेलीगेशन लेजिस्लेशन की बात की गई थी। तो राइट ऑफ हियरिंग के बारे में बात की गई थी, जो कि एक लीडिंग डिसीजन था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। एडवोकेट एक्ट कब फोर्स में आया था, तो ये हमारा आया था 19 मई 1961 में, यानी कि आपको ये डेट जो है याद रखनी है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, 9th क्वेश्चन है, रेलवे सर्वेंट वाज किल्ड इन ए बस एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक सरकारी विभाग है हमारा रेलवे स्टेशन, उसके अंदर एक व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट में था, उस दौरान जो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस फैमिली मेंबर में क्लेम ए कंपनसेशन, अब उनके फैमिली मेंबर कंपनसेशन क्लेम करने के लिए कहां पर जा सकते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में, एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923 में, बोथ, या फिर या तो इसमें या फिर इसमें। तो इसका ऑप्शन है हमारा फोर्थ, या तो वो मोटर व्हीकल एक्ट में क्लेम कर सकते हैं या फिर वो एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट के अंदर क्लेम कर सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, कास्टिंग कोच इन बॉलीवुड, इन बॉलीवुड द इंडियन film industry is an example of sexual assault, sexual harassment, both 1 and 2 and none of the above। अगर कास्टिंग कोच होता है बॉलीवुड में तो उसे कंसीडर किया जाता है सेक्सुअल हरेसमेंट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द टर्म मोटर कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रू और एडोप्टेड टू कैरी नॉट मोर देन, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 2 के अनुसार जो मोटर कैब टर्म है उसके अंदर कितने व्यक्ति जो है कैरी हो सकते हैं, यानी कि जो मोटर व्हीकल बनाई गई है मोटर कैब उसमें कितने व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। 5 पैसेंजर इंक्लूडेड ड्राइवर, 6 पैसेंजर इंक्लूडेड ड्राइवर, 5 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, 6 पैसेंजर एक्सक्लूडेड ड्राइवर। तो यहाँ पर 6 पैसेंजर एक्सक्लूडेड ड्राइवर जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पर उसमें कंपोज किए जाते हैं 5 मेंबर। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1956 डील विद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में, यानी कि जब भी हम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो किस सेक्शन के अंदर हम फाइल करते हैं, सेक्शन नंबर 23 के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ टू राइट टू हेल्थ और अदर हाइजेनिक, यह बात इन सभी में से किस केस के अंतर्गत कही गई थी, एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ टू राइट टू हेल्थ और अदर हाइजेनिक। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट केस है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट कैनरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बेस कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद, इन सभी में से किससे एसोसिएटेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल ट्रेड इज, endangered species of world, fungi, flora, climate change, protection of ozone layer, control of transboundary movement of hazardous waste and their dispose। तो लास्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। बात करें साइबर क्राइम किस तरीके के नेचर का होता है, तो ये इंटेंजेबल नेचर का होता है, तो सेकंड इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें फॉरेन कोर्ट का क्या मतलब होता है, सीपीसी के अंदर, अंडर सीपीसी ए कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया, ए कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही हमारा सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, मिसयूज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ए पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मिसयूज इन सभी में से किस ऑप्शन से संबंधित है, फाइलिंग PIL for protection of private interest, filing PIL for the OBQ motive, filing PIL only for the publicity, सभी ऑप्शन से है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब है। बात करें व्हाट इज द मीन बाय द प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस,
ultra virus, it is not observance of the procedure known by the rule making authority. It may make the rule ultra virus due to the non-observance of rule-making authority and hence become void. It means the leukemia in the procedure of law. यानी कि यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द मीन्स बाय द प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस। तो पहले दो ऑप्शन इसके अंदर शामिल होते हैं, तो फोर्थ जो है इसका सही जवाब होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, द ग्राउंड ऑफ द एरर ऑफ लॉ apparent on the face of record is connected with which of the following रिट, यानी कि कौन से रिट फॉलो की जाती है अगर लो में एरर होता है, क्वा वारंटो, मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस या सर्चुरी। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। सीपीसी के अनुसार हमें देखना है कौन सा जो है सेक्शन बिल्कुल सही है, कौन से सेक्शन में किस सेक्शन की बात की गई है। सेक्शन 5 बात करता है रिवेन्यू कोर्ट के बारे में, सेक्शन 7 बात करता है प्रोविजनल स्मॉल कोज कोर्ट के बारे में, सेक्शन 9 बात करता है पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में, सेक्शन 8 बात करता है प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट के बारे में। पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन जो कि सेक्शन नंबर 6 में बताया गया है, तो इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है इन सभी में से कौन सा इनकरेक्ट है। What is a period of limitation of expeditious disposal of a shoot under the specific relief act? Specific relief act में शूट का डिस्पोजल कितने समय के अंदर कर देना चाहिए, यहाँ पर बात की गई है वो जो है 12 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पावर है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि कितनी सजा देने की उनके पास पावर है, 7 साल से ज्यादा वो जो है सजा नहीं दे सकते हैं। बात करें हार्बोरिंग एंड ऑफेंडर, यानी कि ऑफेंडर को यहाँ पर शरण दे देना। who has escaped from the custody or whose apprehension has been ordered if the offense be capital is deal, यानी कि उसकी सजा किससे है, कैपिटल पनिशमेंट से, जिसे हम कहते हैं डेथ पेनल्टी। तो कौन सा सेक्शन रिलेटेड है इसके बारे में, तो हमारा सेक्शन नंबर 216 सीपीसी का इससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कहा गया है, एक मैक्सिम दी गई है एक्टस नॉन फैसिटरियम निसी मैंसिटरिया। इसका मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, बिना गिल्टी माइंड के कोई भी क्राइम नहीं है। देयर इज नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड, ये आपको पता ही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ये केस हमारा रिलेटेड है हार्डले वर्सेस बैक्साइड डेल के केस के संबंध में बताया गया है। हमारा इससे रिलेटेड हमारा सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी ऑब्टेन बाय द सीपीसी, यानी सीपीसी के अंदर स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए केस फाइल किया जा रहा है। तो उसमें यहाँ पर पीरियड बताया गया है कि कितने समय में प्राप्त किया जा सकता है ऐसे में रिकवरी, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी। तो उसके लिए जो है यहाँ पर कितना समय दिया हुआ है, 6 महीने के अंदर इसे कंप्लीट किया जाता है। इसको आप एक बारी देख लीजिएगा सीपीसी से क्या ये बिल्कुल सही जवाब है, ताकि आपका जो है क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत ना हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु अपॉइंट द कमिश्नर फॉर द रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अंडर LARRA, यानी कि लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। तो कौन कर सकता है अपॉइंटमेंट कमिश्नर का, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 ऑफ CRPC एज ए सिक्योरिटी फॉर द गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग, यानी कि कोई ऐसा अपराधी है जो कि काफी गंभीर प्रवृत्ति का है, उसकी गुड बिहेवियर के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी बॉन्ड लिया जाता है 109 CRPC में, लेकिन वो उसकी जो लिमिट होगी वो कितने से ज्यादा नहीं होगी, 1 साल से ज्यादा नहीं होगी। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 500 रुपए दैट कुड बी पेड टू द वाइफ एज ए मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC वाज रिमूव, यानी कि किस साल के अंदर रिमूव कर दिया गया था कि वाइफ को 500 रुपए जो है मैक्सिमम मेंटेनेंस दी जाएगी। यहाँ पर 2001 के अंदर इसे जो है रिमूव कर दिया गया था। द टर्म WIPO का क्या मतलब होता है,
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन एंड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो VIPO का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यानी कि टैक्स इज इनअप्लीकेबल इन ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनी, इंडिविजुअल या कंपनी। यहाँ पर ऑल एसएससी पर ये जो है हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड जो है टैक्स अप्लीकेबल होंगे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अराइज when there is offer and acceptance, when there is an intention to create legal relation, when there is a loss of one party, where the loss of one party is a gain of the other party। यानी कि कब कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अराइज होगी, जहां पर यहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सेक्शन 10 CPC का जो कि मैंडेटरी डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है, नॉन मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी है। अब ये जो प्रोविजन है ये हमारा डायरेक्टरी है, ना कि मैंडेटरी है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। हमें पता है सेक्शन 10 में रेस जुडिकाटा की बात की गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में किस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। तो यही क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन 4 को देखना होगा जो कि इसका सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन की, द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ ए दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ IPC रिवर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा IPC के सेक्शन 377 जो अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता है उसको रिवर्स कर दिया था। किस प्रोनाउंसमेंट के अंदर, किस केस के अंदर? तो ये था हमारा फेमस केस था सुरेश कौशिक वर्सेस नाज फाउंडेशन का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में कहां पर, किस सेक्शन के अंदर बताया गया है? इससे रिलेटेड है हमारा कौन सा सेक्शन है? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो इसका मैं 8 लगा रहा हूं, आपको देखना है इसका क्या ये सही जवाब है या नहीं। अगर आपने नहीं देखा तो इसका आपका गलत हो सकता है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटेरियल? चेंज ऑफ लाइफ, इवेजन ऑफ जस्टिस, फियर एंड टेम्बलिंग, ये सभी को कंसीडर किया जाता है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ये हमारा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, अगर आप बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा और पेशेंस कीजिए, जब भी जल्दी से जल्दी मैं जो है 15 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी जल्दी से जल्दी हो और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज। यानी कि आपको पता है आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के बारे में, लेकिन आपको पता नहीं होता कि किस क्लोज के अंदर बताया गया है। तो इसके लिए क्लोज 1 का सबसेक्शन और सब क्लोज D में आपको बताया गया है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस जो है हमारा रिलेटेड है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिशन आर डिफाइन। आई होप सभी को पता होगा, इसका जो जवाब है वो है 17 सेक्शन बात करता है एडमिशन के बारे में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू द रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो किस केस के अंदर ये बात की गई थी? तो ये हमारा स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी का केस काफी फेमस केस है। बात करें अगले क्वेश्चन की, इफ ए पार्टी हु ऑब्टेन एन ऑर्डर टू लीव टू अमेंड ए प्लीडिंग does not amend the same within how many days, he shall not be permitted to do that without the leave of the court। यानी कि सब हमें पता है कि जब भी हम कोई प्लीडिंग फाइल करते हैं तो उसमें कुछ एरर आ जाती है, तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी होती है कोर्ट से कि इसको हम अमेंड कर सके अपनी प्लीडिंग्स को। तो प्लीडिंग अमेंड करने के ऑर्डर देने के बावजूद भी आप उसे अमेंड नहीं कर रहे हैं, तो कितने समय के बाद अगर आप जाते हैं तो उसमें उसको उसे अमेंड करने की आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है, तो 14 दिन के बाद।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट ऑफ मिसकंडक्ट हैज बीन गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961। आपको पता होगा इसका, मेरे को पता है, आप सभी को पता होगा, सेक्शन 35 में इसके बारे में बताया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी प्रोविजनल प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वॉल्व अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल इन केस एलिज्ड इज केस एलिज प्रोफेशनली नेग्लिजेंस, यानी कि नेग्लिजेंस अगर कोई होती है तो ऐसे में आईपीसी का कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होता है, तो इससे रिलेटेड हमारा सेक्शन है 304A। 304A जो नेग्लिजेंस की बात करता है। इसके बाद हम बात करें, ये हमारा क्वेश्चन मैंने इसे हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है रिपील किया जा चुका है ये सेक्शन, इसलिए हमारे लिए ये सेक्शन हमें जानने की जरूरत नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हेन परपीचुअल इंजेक्शन में बी ग्रांटेड, यानी कि परपीचुअल इंजेक्शन हमें कहाँ पर मिलती है, एसआरए में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हमें मिलती है। तो परपीचुअल एग्जेंशन ग्रांट हो सकती है where the defendant is a trustee of the property for the plaintiff, where there is no standard for ascertaining the actually damage, compensation in money would not be afford adequate relief, यानी कि इन सभी ऑप्शंस में जो है परपीचुअल इंजेक्शन यानी कि परमानेंट इंजेक्शन जो है ग्रांट हो सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, एन एडवोकेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ and ensure that a public justice system is unable to function at its fully potential. Any violation of the principle of professional ethics by an advocate is unfortunate and unacceptable, यानी कि बात की गई है कोई भी एडवोकेट अपना कार्य कर रहा है तो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल होगा अगर उसके लिए जो एथिक प्रिंसिपल ऑफ एथिक है उसका वो वोलेशन करता है। इग्नोरिंग इवन ए माइनर, यानी कि माइनर वायलेशन होता है तो भी उसे जो है इग्नोरेंस इवन ए माइनर अगेंस्ट द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस सिस्टम इट इज सेज इन, यानी किस केस के अंदर यह कहा गया था, यह कहा गया था ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 2011 का केस है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 8 कौन सा, कंपनी एक्ट 2013 कंटेन करता है प्रोविजन किस चीज से रिलेटेड, इस चीज से रिलेटेड हमारी ये प्रोविजन है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेलिटीज ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम। तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है ताकि आप भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा एफर्ट करें ताकि आपको पता चला एक्चुअली में इसका सही जवाब क्या है। बात करें अगले क्वेश्चन की, द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार्ड विद इन ए पीरियड ऑफ कितने डेज के अंदर, तो 13 डेज का जो है समय सीमा बताई गई है रजिस्टर्ड करने की। बात करें लास्ट क्वेश्चन के बारे में, साइबर लॉ डील करता है किस चीज से, ऑल एक्टिविटी कंसर्न विद द इंटरनेट, आईपीआर, ई कॉमर्स सभी से जो है डील करता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने काफी कम समय में आपको जो है 15 क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश करी। कोई भी कंफ्यूजन आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसी तरीके की और 15 क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।